दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। सीईटी में आने वाले प्रश्नों को लेकर चेयरमैन ने किया बड़ा खुलासा। हरियाणा में 2000 लोगों से 1100 करोड़ रुपए ठगने वाले गिरफ्तार। जज के खिलाफ महाभियोग लाएगी सरकार, जज ने वकील को लगाई फटकार। दुनिया में एक ऐसा देश जहां सिर्फ एक ही इंसान रहता है। हरियाणा में डीसी ऑफिस के गेट पर बांधा जोटा। हरियाणवी गानों के बैन पर सीएम के ओएसडी ने किया बड़ा खुलासा। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर हो सकता है बड़ा हंगामा। हरियाणा में छात्रों को नहीं मिले सीईटी के एडमिट कार्ड। हरियाणा के नए गवर्नर ने अंग्रेजी में ली शपथ। बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने ज्यादा से ज्यादा इनकाउंटर करने की करी मांग। हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर हाईकमान ने बुलाई मीटिंग। हरियाणा में सीईटी एग्जाम डेट को लेकर विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार। सरकारी स्कूलों को बंद करने का मामला पहुंचा राज्यसभा में। पापी टीचर, जी हां, सरकारी स्कूल के टीचर ने छात्राओं से की गंदी बात। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को होने वाले ग्रुप सी के पदों के लिए सीईटी को लेकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह सोशल मीडिया पर लाइव आए। उन्होंने कैंडिडेट से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब भी दिए। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि पहले ओएमआर सीट पर नाम, पिता का नाम, रोल नंबर पहले से लिखे होते थे, लेकिन इस बार कैंडिडेट्स को यह जानकारी खुद भरनी होगी। एग्जाम हॉल में 24 बुकलेट का एक सेट होगा। जो भी टीचर वहां होंगे वे आपको दिखाएंगे कि सेट सील बंद है या नहीं। अगर सील ठीक है तो कमरे में से कोई भी 2 कैंडिडेट्स उस पर साइन करेंगे। अगर सील खुली हुई है तो उस पर साइन न करें और हमें जरूर बताएं, हम कार्रवाई करेंगे। एग्जाम के पैटर्न पर चेयरमैन ने कहा कि एग्जाम 25% हरियाणा से होगा, जिसमें हरियाणा की जीके, हिस्ट्री आदि शामिल होगी। 75% अन्य सब्जेक्ट से आएगा। 75% मार्क्स में कंप्यूटर भी शामिल है। सभी यूट्यूबर और कोचिंग सेंटर चलाने वालों से अनुरोध है कि वे पेपर का एनालिसिस तभी करें जब चारों शिफ्ट के पेपर हो जाएं, उससे पहले नहीं करें। ईडी ने हरियाणा के गुरुग्राम की रियल एस्टेट कंपनी रामप्रस्थ ग्रुप के डायरेक्टर और प्रमोटर को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें दिल्ली में 3 जगह रेड करने के बाद पकड़ा गया। यह कार्रवाई फ्लैट देने के बदले धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई। ईडी के मुताबिक कंपनी ने 3 साल में 6 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। इसके बाद 2000 लोगों से 1100 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। फिर 15 साल बीतने के बाद न तो खरीदारों को फ्लैट आवंटित किए और न ही किसी को कब्जा दिया। इसकी शिकायत हुई तो ईडी को पता चला कि फ्लैट खरीदारों से लिया पैसा इन लोगों ने प्रोजेक्टों पर खर्च करने के बजाय ग्रुप की दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया। जिसके बाद ईडी ने अब कंपनी के डायरेक्टर संदीप यादव और प्रमोटर अरविंद वालिया को गिरफ्तार किया है, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। 10 दिन पहले ही ईडी इनकी 681 करोड़ की प्रॉपर्टी भी कुर्क कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके सरनेम से संबोधित करने पर एक वकील को फटकार लगाई। दरअसल वकील मैथ्यूज नेदुम्प्रा जस्टिस वर्मा को सिर्फ वर्मा कहकर संबोधित कर रहे थे। इस पर चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा, क्या वे आपके दोस्त हैं? वे अब भी जस्टिस वर्मा हैं, आप उन्हें कैसे संबोधित करते हैं? थोड़ी मर्यादा रखिए, आप एक विद्वान जज की बात कर रहे हैं, वे अब भी कोर्ट के जज हैं। वकील ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतनी इज्जत देनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, प्लीज़ कोर्ट को ऑर्डर मत दीजिए। कोर्ट ने केस कांड मामले में वकील मैथ्यूज नेदुम्प्रा की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। दूसरी तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही भी शुरू हो गई। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए 152 सांसदों ने लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा। राज्यसभा में 50 से ज़्यादा सांसदों ने प्रस्ताव पर साइन किए। कहीं न कहीं अब जज को हटाने की कार्यवाही जोर पकड़ती जा रही है।
क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना है जो सिर्फ 2 टेनिस कोर्ट जितना बड़ा है, उसकी अपनी करेंसी, पोस्ट स्टाम्प, संविधान और यहाँ तक कि अपना राज परिवार भी है? यह देश है सीलैंड, जो इंग्लैंड से करीब 11 किलोमीटर दूर नॉर्थ सी में मौजूद है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने एक समुद्री किला बनाया था ताकि लंदन को जर्मनी के हमले से बचाया जा सके। यह कंक्रीट के 2 खंभों पर बना प्लेटफॉर्म है। उस समय इसे हिज मैजेस्टीज रफ्स टावर कहा जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद इसे यूं ही छोड़ दिया गया। ब्रिटिश आर्मी में मेजर रहे राय बेट्स ने 1967 में इस पर कब्जा कर लिया और एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। नाम रखा सीलैंड। खुद को देश का प्रिंस और पत्नी जॉन को प्रिंसेस घोषित कर दिया। सोनीपत में प्लाट न मिलने से खफा प्रदर्शनकारी भैंसे यानी कि झोटे को लेकर डीसी से मिलने पहुंच गए, मगर पुलिस ने उनके साथ भैंसा देखा तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया और गेट भी बंद कर दिया। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने साथ लाई भैंसे को डीसी ऑफिस के गेट पर बांध दिया। झोटे के गले में लोगों ने वह रजिस्ट्री भी लटका दी जो सीएम नायब सैनी ने कुछ समय पहले उन्हें दी थी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर 5 दिन के भीतर प्लाटों का कब्जा न मिला तो फिर वो प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम को दी गई रजिस्ट्री उन्होंने कहा कि सीएम की दी गई रजिस्ट्री पर वह अधिकारियों से कुछ पूछने की कोशिश करते हैं तो वह बात तक नहीं करते। ऐसे में सरकार ने प्लाट देने का ढोंग क्यों किया, यह सवाल उठाते हुए उन्होंने नायब तहसीलदार के माध्यम से सीएम सैनी को पत्र भी भेजा। हरियाणा सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत पिछले साल अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव से पहले जून महीने में लोगों को प्लाटों की रजिस्ट्री बांटी थी। गन कल्चर व बदमाशी को बढ़ावा देने के आरोप में कई हरियाणवी गानों पर बैन लगाने और यूट्यूब से हटाने को लेकर हरियाणा में खूब विवाद चल रहा है। अब तक करीब 30 गाने बैन हो चुके। सबसे ज़्यादा 14 गाने जींद के रहने वाले हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के हटाए जा चुके हैं। इनके अलावा अमित सैनी रोहतकिया, सुमित पार्था, हर्ष संधू, राज मावर, अमनराज गिल, नरेंद्र भगाना, अंकित बाल्यान, गजेंद्र फोगाट के गाने भी शामिल हैं। गानों पर बैन को लेकर हरियाणवी सिंगर एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे हैं। इसमें सत्ता पक्ष के करीबी लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन विवादों के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के विशेष कार्य अधिकारी यानी कि ओएसडी हरियाणवी सिंगर गजेंद्र फोगाट ने बैन के पीछे अपनी कोई भूमिका होने से इनकार किया है। संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई। अगले हफ्ते इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि चर्चा सत्र के शुरुआत में होनी चाहिए और पीएम मोदी जवाब दें। इधर सत्र के पहले दिन राज्यसभा लोकसभा में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की। दिन भर में लोकसभा 4 बार स्थगित हुई, जिसके बाद शाम 4 बजे सदन को स्थगित कर दिया गया। हरियाणा में आगामी 26-27 जुलाई को आयोजित होने जा रही सीईटी 2025 की परीक्षा को लेकर प्रशासनिक लापरवाही एक बार फिर उजागर हो गई। जहां एक ओर अभ्यर्थियों को अब तक एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं, वहीं दूसरी ओर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए भी अभ्यर्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिसार में उकलाना क्षेत्र के दर्जनों अभ्यर्थियों ने विधायक नरेश सेलवाल के निवास पर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने बताया कि अधिकांश छात्रों के परीक्षा केंद्र जींद और भिवानी में है, जबकि सरकार ने सीईटी परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसें हिसार बस स्टैंड से चलाने का फैसला किया है। ऐसे में उकलाना से पहले हिसार जाना और फिर वहां से जींद या भिवानी के लिए बस पकड़ना समय और संसाधनों की बर्बादी है। हम आपको बताते हैं कि हिसार जिले में बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक भी उनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने HSSC से गुहार लगाई है कि उनके भी एडमिट कार्ड जारी किए जाएं।
प्रोफेसर असीम घोष ने हरियाणा के 19वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। चंडीगढ़ स्थित राजभवन में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने उन्हें शपथ दिलाई। घोष ने अपनी शपथ का भाषण अंग्रेजी में पढ़ा। शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पंजाब के गवर्नर व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। घोष को बंडारू दत्तात्रेय की जगह राज्यपाल बनाया गया। 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके नाम की घोषणा की थी। घोष पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। असीम घोष ने अपनी नियुक्ति पर कहा, यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं पूरी ईमानदारी और लगन से हरियाणा के लोगों की सेवा करूंगा। हरियाणा अब गैंगस्टरों की भूमि बन चुका है वाले बयान पर भाजपा ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला पर तीखा हमला बोला है। कुरुक्षेत्र में कैबिनेट मंत्री किशन बेदी ने कहा कि सुरजेवाला अपना कार्यकाल भूल गए हैं, जब उनकी विधानसभा कैथल में गैंगस्टर सुरेंद्र ग्योंग का दबदबा था। बेदी ने आगे कहा कि मंत्री रहते हुए भी सुरजेवाला ग्योंग से डरकर छिपते थे। उन्होंने गोहाना कांड का जिक्र करते हुए कहा कि सुरजेवाला के कार्यकाल में भूमाफिया और शराब माफिया का बोलबाला था। उधर हिसार में बढ़ते अपराध को देखते हुए सफेदों से भाजपा विधायक रामकुमार गौतम नाखुश नजर आए। विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि जब तक अपराधियों में डर का माहौल नहीं होगा तब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधरने वाला। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस को एनकाउंटर करने होंगे। हरियाणा कांग्रेस की संगठन सर्जन प्रक्रिया के बीच प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को नई दिल्ली बुलाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और हरियाणा प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ जिलाध्यक्षों की फाइनल सूची पर 1-to-1 चर्चा करेंगे। नेताओं से फीडबैक लेने के बाद पूरी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पास जाएगी। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने संभावना जताई है कि नई दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद रह सकते हैं। पार्टी नेतृत्व मोटे तौर पर यह मन बना चुका है कि पहले जिलाध्यक्षों की सूची जारी होगी, इसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर फैसला होगा। वर्तमान में चौधरी उदयभान के हाथों में प्रदेश कांग्रेस की कमान है, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस विधायक दल के नेता के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का फैसला भी होना है। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को होने वाली ग्रुप सी भर्ती की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटी परीक्षा पर विवाद खड़ा हो गया। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तय की गई इन तारीखों पर आपत्ति जताई है। एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने आयोग के सदस्यों के सामने परीक्षा की अंतिम तिथि को लेकर अपनी चिंता जताई है और तिथियों पर पुनर्विचार की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। ईडी का इस तरह इस्तेमाल क्यों हो रहा है? ये टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि MUDA केस में ईडी की अपील की सुनवाई के दौरान की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो हम ईडी के बारे में कठोर टिप्पणियां करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरे पास महाराष्ट्र का कुछ अनुभव है, आप देश भर में इस हिंसा को मत फैलाइए। दरअसल ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी BM पार्वती को MUDA केस में समन भेजा था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मार्च में यह समन रद्द कर दिया था। ईडी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ईडी की अपील खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों में बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों को बंद करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अब संसद तक मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस देकर चर्चा की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्कूल बंद करना शैक्षिक सुधार नहीं है, बल्कि ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। संजय सिंह द्वारा मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में दिए गए इस नोटिस को सभापति ने संज्ञान में लिया है। संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि बच्चों के स्कूल को बचाने की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगी। शैक्षिक सुधार का मतलब स्कूल बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर बनाना होना चाहिए।
आइए बात करते हैं एक हैवान व पापी टीचर। जी हाँ, रेवाड़ी के एक सरकारी मिडिल स्कूल में 7वीं और 8वीं कक्षा की कई छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि शिक्षक ने 8वीं कक्षा की एक छात्रा से छेड़छाड़ की। इसके बाद छात्रा के पिता ने आरोपी शिक्षक राजेश के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। छात्रा ने घर जाकर पिता को बताया कि छुट्टी के समय वह कार्यालय बंद करने गई थी। वहां अंधेरा था, उसे लगा अंदर कोई नहीं है। जब वह अंदर गई तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक राजेश ने उसकी शर्ट पकड़ ली और छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस पर वह शिक्षक को धक्का देकर बाहर आ गई और शोर मचा दिया। स्कूल के अन्य कर्मचारी वहां आए तो आरोपी भाग निकला। इस घटनाक्रम के बाद 8वीं कक्षा की 3 अन्य छात्राओं ने भी छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। उन्होंने पुलिस को शिकायत दी कि शिक्षक शराब के नशे में बैट टच करता था। आरोप है कि वह 5-6 छात्राओं से छेड़खानी कर चुका है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की वजह बताया। राष्ट्रपति को पत्र में उन्होंने लिखा, स्वास्थ्य की प्राथमिकता और चिकित्सीय सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा। पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी सहयोग के लिए आभार जताया। 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि अल्वा को 182 वोट मिले थे। वहीं अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि बिहार चुनाव को देखते हुए वहाँ से किसी को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। हालांकि सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाज़त। नमस्कार।